वेलकम प्यारे बच्चों, ऑनलाइन टीचिंग में आपका स्वागत है। मैं BC रामपुरिया, GRB इंटर कॉलेज सामाजिक विज्ञान में मैं आपको यूरोप में साम्राज्यवाद का होता है, इसके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। अगली वीडियो में इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ जर्मनी और इटली का निर्माण, यानी कैसे इसका निर्माण हुआ, साम्राज्यवाद लागू होने के उपरांत। जर्मनी क्या सेना राष्ट्र की निर्माता हो सकती है, यानी सेना की क्या भूमिका होती है राष्ट्रवाद के निर्माण में। सन 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र और क्रांति से अलगाव होने लगा। जो राष्ट्रवाद का जनतंत्र था और उसके साथ साथ क्रांति से अलगाव होने लगा कि यानी क्रांति से हमको किसी भी प्रकार का कोई लगाव नहीं। राज्य की सत्ता को बढ़ाने और पूरे यूरोप पर राजनीतिक प्रभुत्व हासिल करने के लिए रूढ़िवादियों ने अक्सर राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल किया कि जो राष्ट्रवादी भावनाएं हैं हम उनको यानी बताएंगे तो इसका भी कुछ प्रभाव पड़ सकता है, इससे भी राष्ट्र का निर्माण हो सकता है, ऐसा उन्होंने यानी सोचा। इसे उस प्रक्रिया में देखा जा सकता है जिससे जर्मनी और इटली एकीकृत होकर के राष्ट्र राज्य बने, यानी दोनों का इससे निर्माण हुआ। जैसा कि आपने देखा है, राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यवर्गीय जर्मन लोगों में काफ़ी व्याप्त थी, क्योंकि खासतौर से जो भी ऐसा पड़ता है वो मध्यम वर्गीय पर पड़ता है। और उन्होंने 1848 ईस्वी में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़ करके एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था, मगर राष्ट्र निर्माण किया उदारवादी पहल राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर के दबा दी। जो कि वहाँ की राजशाही सत्ता थी उसने और फौज उन्होंने मिलकर के यानी इसको दबा दिया। उनकी प्रजा के बड़े भूस्वामियों ने भी समर्थन किया। जो प्रजा छोटा सा राज्य था एक, उसके जो भूस्वामी थे उन्होंने भी इसका समर्थन किया, क्योंकि वो बड़े बड़े भूस्वामी थे। उसके पश्चात प्रजा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया कि हम भी यानी राष्ट्रीय एकीकरण का आंदोलन का नेतृत्व करेंगे। उसका प्रमुख मंत्री ऑटो वॉन बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक था। उसको यानी राष्ट्रवाद के निर्माण में प्रमुख भूमिका थी, तो उसको वहाँ का जनक माना गया, बिस्मार्क को, जिसने प्रजा की सेना और नौकाशाही की मदद ली। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस में 3 युद्धों में प्रजा की जीत हुई। ऑस्ट्रिया से भी उसका युद्ध हुआ, डेनमार्क से भी हुआ, फ्रांस से भी हुआ। तीनों युद्धों में प्रजा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। जो उनकी चल रही थी कि हम यानी एकीकरण के अंतर्गत आना चाहिए। जनवरी 1871 ईस्वी में वार्सा में हुए एक समारोह में प्रजा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। जो वहाँ का प्रजा का राजा था विलियम प्रथम, उसको जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया। 18 जनवरी 1871 ईस्वी की सुबह बेहद ठंडी थी, यानी सर्दी का माहौल था, बहुत ठंडी थी। जर्मन राज्यों के राजकुमारों, सेना के प्रतिनिधियों और प्रमुख मंत्री ऑटो वॉन बिस्मार्क समेत प्रजा के महत्वपूर्ण मंत्रियों की एक बैठक वार्साय के महल के बेहद ठंडे शीश महल, जो वहाँ का प्रसिद्ध ठंडा शीश महल था, हॉल ऑफ मिरर्स के नाम से भी इसको जाना जाता है, उसमें इसकी बैठक की गई वार्साय के महल में। सभा ने प्रजा के काइजर विलियम प्रथम के नेतृत्व में
नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा की, यानी आज से जर्मन साम्राज्य इसके अंडर में होगा। जर्मनी में राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया ने प्रजा राज्य की शक्ति के प्रभुत्व को दर्शाता था। नए राज्य ने जर्मनी की मुद्रा, बैंकिंग और कानूनी तथा न्यायिक व्यवस्थाओं के आधुनिकीकरण पर काफ़ी जोर दिया और प्रजा द्वारा उठाए कदम और उसकी कार्यवाहियाँ बाकी जर्मनी के लिए अक्सर एक मॉडल बना। इस तरह से उन्होंने ऐसा कार्य किया, इससे जो जर्मनी राज्य था इससे भी उसमें निर्माण होने में सहायता मिली। अब अगला है इटली। जर्मनी की तरह इटली में भी राजनीतिक विखंडन का एक लंबा इतिहास था। इटली अनेक वंशानुगत राज्यों तथा बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। 19वीं सदी के अंत में के मध्य में इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था। वहाँ पर जो इटली था 19वीं सदी के मध्य में उसके 7 टुकड़े थे, यानी 7 राज्यों में बटा हुआ था, जिनमें से केवल एक सार्डिनिया पीटमांड में एक इतालवी राजघराने का शासन था, यानी यहाँ पर राजतंत्र लागू था, बाकी और कहीं नहीं था। उत्तरी भाग ऑस्ट्रिया हैब्सबर्ग के अधीन था। मध्य इलाकों पर पोप का शासन था, वहाँ पर पोप प्रथम हुआ करते थे, तो पोप का वहाँ पर शासन था मध्य इलाकों पर। और दक्षिणी क्षेत्र स्पेन के बूर्बो राजाओं के अधीन थे। जो बूर्बो थे वहाँ के, वो राजाओं के अधीन रहा करते थे। इतालवी भाषा ने भी साझा रूप हासिल नहीं किया था और अभी तक उसके विविध क्षेत्रीय और स्थानीय रूप मौजूद थे। 1830 के दशक में जूसेपे मैसनी के एकीकरण इतालवी गणराज्य के लिए एक सुविचारित कार्यक्रम प्रस्तुत करने की कोशिश की थी। उसने अपने उद्देश्यों के प्रसार के लिए यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन भी बनाया, कि हम यानी एक यंग संगठन नामक एक गुप्त उन्होंने एक संगठन बनाया। और 1848 ईस्वी में क्रांतिकारी विद्रोह की सफलता से युद्ध के जरिए इतालवी राज्यों को जोड़ने की जिम्मेदारी सार्डिनिया पीटमांड के शासक विक्टर इमैनुएल द्वितीय पर आ गई। इस क्षेत्र के शासक अभिजात वर्ग की नज़रों में एकीकृत इटली उनके लिए आर्थिक विकास और राजनीतिक प्रभुत्व की संभावना उत्पन्न करता था। मंत्री प्रमुख काबूल, जिसने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया था, वो काबूल था, उसने ना तो एक क्रांतिकारी था और ना ही जनतंत्र में विश्वास रखने वाला था। इतालवी अभिजात वर्ग के तमाम अमीर और शिक्षित सदस्यों की तरह वह इतालवी भाषा से कभी बेहतर फ्रेंच बोलता था, जो उनकी इटालियन भाषा थी यानी इतालवी भाषा, उससे कहीं अधिक वो यानी फ्रेंच भाषा बोला करता था। फ्रांस में सार्डिनिया पीटमांड की एक चतुर कूटनीतिक संधि, जिसके पीछे काबूल का हाथ था, से सार्डिनिया पीटमांड 1859 ईस्वी में ऑस्ट्रियाई बलों को हरा पाने में कामयाब रहा। नियमित बैठकों के अलावा जूसेबे गैरिबाल्डी के नेतृत्व में भारी संख्या में सशस्त्र स्वयंसेवकों ने एक युद्ध में हिस्सा लिया। 1860 ईस्वी में वे दक्षिण इटली और 2 सिसिलियों के राज्य में प्रवेश कर गए और स्पेनी शासकों को हटाने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन पाने में वो सफल भी रहे। इसी तरह से सन 1861 ईस्वी में इमैनुएल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित कर दिया गया, कि वो इमैनुएल द्वितीय को जो एकीकृत वहाँ का इटली है वहाँ का राजा उसको घोषित कर दिया गया। मगर इटली के अधिकांश निवासी, जिनमें निरक्षरता की दर काफ़ी ऊंची थी, अर्थात वो निरक्षर थे, अभी भी उदारवादी राष्ट्रवादी विचारधारा से अनजान थे। दक्षिणी इटली में जिन आम किसानों ने गैरिबाल्डी को समर्थन दिया था, उन्होंने इटालिया के बारे में कभी सुना ही नहीं था, कोई इटालिया भी कोई है, और वे मानते थे कि ला टालिया विक्टर इमैनुएल की पत्नी थी। अब बात आती है ब्रिटेन के अजीब दास्तान। इसमें जो मैप बना हुआ है, इस मैप के बारे में दिया गया है। छोटे छोटे से राज्य हैं, जिसमें स्विट्जरलैंड, सेबो, सार्डिनिया, मोनाको, लम्बार्डी, वेनेशिया, पार्मा, मोडेना, टस्कनो, एपलराज, सॉन मेरिनो,
इस तरह से यानी ये कई सारे राज्य हैं। तो जब इटली एकीकरण से पूर्व इटली के राज्य 1858 उसका ये मैप दिया गया है कि जब एकीकरण नहीं हुआ था उसके पूर्व में यानी इतने सारे राज्य थे। अब बात आती है ब्रिटेन की अजीब दास्तान के बारे में। इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ बुद्धियों ने तर्क दिया है कि राष्ट्र या राष्ट्र राज्य का मॉडल या आदर्श ग्रेट ब्रिटेन है। इसका आदर्श कहा जाना चाहिए तो ग्रेट ब्रिटेन को कहा जाना चाहिए। ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण अचानक हुई, कोई उथल पुथल या क्रांति का परिणाम नहीं था। कोई उथल पुथल हुई हो या कोई क्रांति हुई उसका कोई परिणाम नहीं था। यह एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का नतीजा था। बहुत समय पहले से यानी ये प्रक्रिया चली आ रही थी। 18वीं सदी के पहले ब्रितानी राष्ट्र था ही नहीं। ब्रितानी द्वीप समूह में रहने वाले लोगों, जिनमें अंग्रेज भी थे, वेल्स भी थे, स्कॉट या आयरिश की मुख्य पहचान नर जाति थी। इन सभी जातीय समूहों की अपनी सांस्कृतिक और राजनीतिक परंपराएं भी थीं। लेकिन जैसे जैसे आंग्ल राष्ट्र की धन दौलत, अहमियत और सत्ता में वृद्धि हुई, वह द्वीप समूह के अन्य राष्ट्रों पर अपना प्रभुत्व बढ़ाने में सफल रहा। ये उसकी यानी इससे उसको यानी बड़ी सफलता मिली। एक लंबे टकराव और संघर्ष के बाद आंग्ल संसद ने 1688 ईस्वी में राजतंत्र से ताकत छीन ली थी। यानी जो भी राजतंत्र था वहाँ पर लागू, उससे सारी ताकत छीन ली थी, अर्थात वहाँ पर प्रजातंत्र धीरे धीरे आने लगा था। इस संसद के माध्यम से एक राष्ट्र राज्य का निर्माण भी हुआ जिसके केंद्र में इंग्लैंड था। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन 1707 ईस्वी से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का भी गठन हुआ। यूनाइटेड किंगडम, जिसको ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है, का गठन किया गया। इससे इंग्लैंड व्यवहार में स्कॉटलैंड पर अपना प्रभुत्व जमा पाया। इसके बाद ब्रितानी संसद में आंग्ल सदस्यों का दबदबा रहा। एक ब्रितानी पहचान के विकास का अर्थ यह हुआ कि स्कॉटलैंड की खास संस्कृति और राजनीतिक संस्थाओं को योजनाबद्ध तरीके से दबाया गया। स्कॉटिश हाईलैंड्स के निवासी जिन कैथोलिक कुलों ने जब भी अपनी आज़ादी को व्यक्त करने का प्रयास किया, उन्हें जबरदस्त दमन का सामना करना पड़ा। उनको यानी इस तरह से दमनकारी दृष्टि से उनका सामना करना पड़ा और उनको दबा दिया गया। स्कॉटिश हाईलैंड्स के लोगों को अपनी गैलिक भाषा बोलने या अपनी राष्ट्रीय पोशाक पहनने की मनाही थी कि ना तो वो गैलिक भाषा बोल सकते हैं और ना ही अपनी राष्ट्रीय पोशाक पहन सकते हैं। उनके लिए प्रतिबंध लगाया गया था। उनमें से बहुत सारे लोगों को अपना वतन छोड़ने पर मजबूर भी किया गया कि वो अपना वतन छोड़ करके यहाँ से बाहर चले जाए। आयरलैंड का भी कुछ ऐसा ही हर्ष हुआ। वह देश कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट धार्मिक गुटों में गहराई में बटा हुआ था। दो धर्म वहाँ पर भी थे, कैथोलिक धर्म और दूसरा था प्रोटेस्टेंट। इन दो ग्रुपों में वो बटा हुआ था। अंग्रेजों ने आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट धर्म मानने वालों को बहुसंख्यक कैथोलिक देश पर प्रभुत्व बढ़ाने में सहायता की। ब्रितानी प्रभाव के विरुद्ध हुए कैथोलिक विद्रोह को निर्ममता से कुचल दिया गया। वोल्फटाउन और उसकी यूनाइटेड आयरिशमैन 1798 ईस्वी की अगुवाई में हुए असफल विद्रोह के बाद 1801 ईस्वी में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। एक नए ब्रितानी राष्ट्र का निर्माण भी किया गया जिस पर हावी आंग्ल संस्कृति का प्रचार प्रसार किया गया। नए ब्रिटेन के प्रतीक चिन्हों ब्रितानी झंडा, जिनका झंडा था यूनियन जैक, और राष्ट्रीय गान इनका था गॉड सेव आवर नोबल किंग। इसको खूब बढ़ावा दिया गया और पुराने राष्ट्र पर इस संघ में माथा सहयोगी के रूप में ही रह गए। केवल उनका सहयोगी रहा, बाकी उसके साथ यानी और कुछ भी नहीं हुआ। अब इसके बाद आता है राष्ट्र की दृश्य कल्पना। कैसे इसको हम देख सकते हैं दृष्टि के रूप में, कैसे उसकी कल्पना की जा सकती है, इसके बारे में। किसी शासक को एक चित्र या मूर्ति के रूप में अभिव्यक्त करना आसान है। यदि किसी शासक का एक चित्र बना दिया जाए या उसकी मूर्ति बना दिया जाए तो उसको अभिव्यक्त करना आसान हो जाता है। किंतु एक राष्ट्र को चेहरा कैसे दिया जा सकता है? 18वीं और 19वीं सदी में कलाकारों ने राष्ट्र का मानवीकरण करके इस प्रश्न को हल किया। दूसरे शब्दों में हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, उन्होंने
एक दोष को कुछ यूँ चित्रित किया जैसे वह कोई व्यक्ति हो। उस समय राष्ट्रों को नारी वेश में प्रस्तुत किया जाता था। जो राष्ट्र होता था उसको नारी का वेश दिया जाता था, उसमें उसको प्रस्तुत किया जाता था। राष्ट्र को व्यक्ति का जामा पहनाते हुए जिस नारी रूप को चुना गया वह असल जीवन में कोई खास महिला नहीं थी। यह तो राष्ट्र के अमूर्त विचार को ठोस रूप प्रदान करने का प्रयास था, यानी नारी की छवि राष्ट्र का रूपक बन गई। इस तरह से यानी ऐसी कल्पना की गई। आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी रूपक का प्रयोग किया ताकि हम उसके रूप में उसको देख सकें। इन आदर्शों को विशेष वस्तुओं या प्रतीकों से व्यक्त किया गया था। जैसा कि आपको याद होगा, स्वतंत्रता का प्रतीक उस समय था लाल टोपी या टूटी जंजीर। टूटी जंजीर है और इंसाफ को आमतौर पर एक ऐसी महिला के प्रतीकात्मक रूप से व्यक्त किया जाता है जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी हो। आपने देखा होगा कि जब न्याय के रूप में हम देखते हैं उसको, तो एक महिला होती है, एक तराजू होती है और उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई होती है और वह तराजू लिए हुए। इस प्रकार के नारी रूपकों का आविष्कार कलाकारों ने 19वीं सदी में किया। फ्रांस में उसे लोकप्रिय ईसाई नाम मारी ओन दिया गया, जिसने जन राष्ट्र के विचार को रेखांकित किया। उसके चिन्ह स्वतंत्रता और गणतंत्र के थे। इनमें लाल टोपी, तिरंगा और कलगी। मारियन की प्रतिमाएं सार्वजनिक चौकों पर लगाई गई ताकि जनता को एकता के राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रहे कि हमारे यहाँ का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, उसकी याद आती रहे और लोग उससे तादात्म्य स्थापित कर सकें, उससे कुछ सीख सकें। मारियन की छवि सिक्कों और डाक टिकटों पर भी अंकित की गई। जो भी वहाँ पर सिक्का चला करते थे उस पर भी उसकी छवि अंकित की गई और डाक टिकटों पर भी उसको यानी अंकित किया गया। इसी तरह से जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गई। चाक्षुष अभिव्यक्तियों में जर्मेनिया बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती है क्योंकि जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक है। इस तरह से यानी इसके बारे में बताया गया। अब इसका नया शब्द है रूपक, अर्थात रूपक जो इसमें बीच में शब्द आया उसका क्या अर्थ हुआ? जब किसी अमूर्त विचार जैसे लालच, ईर्षा, स्वतंत्रता और मुक्ति, ये अमूर्त कहलाता है, को किसी व्यक्ति या किसी चीज के जरिए इंगित किया जाता है। एक रूपात्मक कहानी के दो अर्थ होते हैं, एक शाब्दिक और दूसरा एक प्रतीकात्मक। तो इस प्रतीक के जरिए हम उसको यानी समझ सकते हैं। इस तरह से प्यारे बच्चों, आज के लिए यही बस इतना ही। नेक्स्ट अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।